आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विजयनगर साम्राज्य। अभी तक हमने नॉर्थ इंडिया के सभी साम्राज्यों के बारे में देखा है कि नॉर्थ इंडिया में हमने अभी तक क्या देखा कि जब शुरुआती दौर में भारत में साम्राज्यवाद का दौर चल रहा था, जहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे, नवाब थे, बड़े बड़े शहंशाह थे, उन सब का दौर था, है ना। उन सब के दौर के टाइम पीरियड को अगर देखा जाए और नए पीरियड में देखा जाए तो हमने अभी तक जो भी साम्राज्य देखा है वो नॉर्थ इंडिया का साम्राज्य देखा है। यहाँ देखिएगा, नॉर्थ का साम्राज्य हमने अभी तक देखा है कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से शासक हुए, किन की शासन कला चला। अब हम देखेंगे साउथ इंडिया में। अब इससे पूरे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इसको देखना है तो सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा दिल्ली सल्तनत की ओर। इस सल्तनत काल से जब दिल्ली सल्तनत पे क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि दक्षिण के राज्य पर आक्रमण किया और दक्षिण के राज्य पर आक्रमण करके वहाँ के दो सेनापति, जो उस राज्य के दो सेनापति थे, उन दोनों को पकड़ करके ले आया और दोनों को बोला कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, और दोनों को जबरदस्ती करके उसने धर्म परिवर्तन करवा करके मुसलमान बना दिया। अब बोला कि अब तो तुम मुसलमान हो गए, तो अब जाओ और तुम जा करके साउथ में मेरे नाम का राज्य स्थापित करो और शासन चलाओ। ये और वो दो जो लड़के थे, उन दोनों दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का दक्षिण में पहुंचते हैं। वहां पे पहुंच करके वो लोग क्या करते हैं कि दक्षिण भारत में जब हम बात करेंगे तो विजयनगर मोस्टली कर्नाटका का जो बेल्ट है ना, रीजन, उस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो दक्षिण में वो पहुंचे और उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की जिसको कहा विजयनगर। और उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक ने उनसे कहा कि तुम टैक्स दो, तो तुम तो हमारे आदमी थे, तो इसने कहा कि हम तो आपको जानते ही नहीं है, तुम कौन खामखा। और फिर इन दोनों भाइयों ने मिल करके एक नए राज्य की स्थापना की जिसका पहला वंश था संगम वंश। संगम वंश के जब हम आएंगे तो संगम वंश की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर के की थी, एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था बुक्का। तो इन हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के संगम वंश को बनाया। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए कि विजयनगर राज्य का स्थापना काल क्या है, तो याद रखिएगा 1336 जो है विजयनगर का स्थापना का काल है। और विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम अवसर आता है वो 1650 आते आते ये साम्राज्य पूर्ण रूपे न खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पर 1336 से लेकर के 1650 तक, इस बीच में जितने भी विजयनगर साम्राज्य में घटनाक्रम हुआ, जो भी महान राजा हुए, जिन्होंने जो जो विकास कार्य करवाए, उस सब के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले हरिहर और बुक्का ने क्या किया, दोनों भाइयों ने मिलकर के एक बहुत फेमस नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक साम्राज्य बसाया जिसको कहा विजयनगर नाम होगा इसका, ठीक है ना। और विजयनगर जब उसने साम्राज्य बढ़ाया तो सबसे पहले जब हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उस समय पे 1336 में जब उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने मिल करके, तो उस समय उन्होंने अनकोंडी को उसकी राजधानी बनाई थी। किसको बनाया था? अनकोंडी। उस टाइम में स्टार्टिंग पीरियड में हम्पी राजधानी नहीं थी, हम्पी बाद की राजधानी बनी, ठीक है ना। तो प्रारंभिक रूप से अनकोंडी को उतना ज्यादा फेमस पहचान नहीं मिला, लेकिन बाद के वर्षों में हम्पी को बहुत ही ऐतिहासिक पहचान मिलता है विजयनगर के राजधानी होने की वजह से। तो आज भी अगर आप हम्पी जाओगे, हम्पी मेनली आपका कर्नाटक में एक शहर है बेल्लारी, तो बेल्लारी में आपका हम्पी जो है, हम्पी का जो क्षेत्र था वो बेल्लारी का क्षेत्र पड़ता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। हरिहर और बुक्का हम एक एक करके जानेंगे कि जितने भी शासक जो पहले वंश के थे, संगम वंश के, उनका क्या योगदान रहा है विजयनगर साम्राज्य को लेकर के, ठीक है ना। जो सबसे पहले हम जानेंगे कि विजयनगर में अगर बात करेंगे तो 1336 में जब हरिहर शासक बने, उन्होंने शासक बनने के बाद राज्य की स्थापना की। नए राज्य को बनाना बहुत ही कठिन कार्य होता है, राज्य को बनाना। और ऑलरेडी विजयनगर का झगड़ा शुरू से ही बहमनी से चल रहा था। उसके बगल का जो साम्राज्य था वो था बहमनी और विजयनगर।
इन दोनों के बीच में लगातार युद्ध चलता था और वो दोनों के युद्ध का जो क्षेत्र था वो था आपका रायचूर दोआब। याद रखिएगा आप लोग, आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, तो रायचूर दोआब था। बहुत कारण तो और बहुत से थे, एक तरफ हिंदू शासक, एक तरफ मुस्लिम शासक, लड़ाई का ये भी जड़ था, लेकिन सबसे प्रमुख जड़ जो होता है राजनीतिक लड़ाई का, वो जमीन की लड़ाई होती है। आप विश्व के पटल पे कहीं भी देख लीजिए, जमीन की लड़ाई का स्तर सबसे ऊंचा स्तर होता है। आज रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, जमीनी विवाद को लेकर के लड़े जा रहे हैं। इधर आपका इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, जमीनी विवाद को लेकर लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान में हमसे लड़ाई होती है, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख मुद्दा तो कश्मीर है कि नहीं है। अगर चाइना से हमारा मतभेद है तो उसमें एक प्रमुख मुद्दा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। जो हमारा जो वो कहता है अरुणाचल हमारा है, हम कहते हमारा हिस्सा है, और ऑलरेडी जो हमारा कैलाश मानसरोवर का हिस्सा जो उसके पास था, तो जो उसने कब्जा कर रखा है। तो मोस्टली बड़े स्तर पे दो राज्यों के बीच में जमीनी विवाद, गांव घर में जमीनी विवाद हो जाता है, भाई भाई के बीच में, है ना, पटी पटीदार में जमीनी विवाद हो जाता है। तो प्रमुखता से इस साम्राज्य में इन दोनों के बीच में विजयनगर और बहमनी में जो लड़ाई थी वो किस चीज का था, जमीनी विवाद का था, ठीक है ना। सबसे प्रथम वंश संगम वंश, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का, जो दोनों के दोनों भाई थे। जब हरिहर शासक बनते हैं, शासक बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 1346 में अपने राज्य के 10वें साल में उन्होंने होयसाल प्रदेश को जीत लिया, और वो जीत करके उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। जब कोई नया साम्राज्य बनता है तो सबसे प्रथम उसकी प्राथमिकता होती है अपने राज्य की सीमा का एक्सपेंड करना, कि जहाँ तक हमारे राज्य की सीमा जा सकती है उसका एक्सपेंड करना बहुत प्रमुख कारण होता है। अगर किसी को भी राज्य को बनाना है तो उसको तो अपने राज्य को बढ़ाना पड़ेगा ना, एक्सपेंड तो करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने भी एक्सपेंड किया थोड़ा थोड़ा। अगर आप एक्सपेंड कैसे होगा, अब आपको अगर घर बनाना है, आपको ज़मीन एक्सपेंड करना है, दो ही तरीका है, या तो बगल वाले का कब्जा करोगे या आप खरीदोगे। तो उस टाइम में खरीद बिक्री तो होती नहीं थी अदर स्टेट से, तो कब्जा होता था। अब कब्जा करने जाओगे तो लड़ाई होगी, ऑब्वियस सी बात, आप किसी का जमीन कब्जाने जाओगे तो लड़ाई तो होगी ना वहाँ पे। तो वहाँ पर भी युद्ध का प्रमुख सीमा का क्या था कि अपने प्रदेश का एक्सपेंड करना है, प्रदेश का विस्तार करना है। तो होयसाल राजाओं का जीता, फिर उन्होंने अनकोंडी को राजधानी बनाया, और 1352 से 1353 के बीच में पांड्य राजाओं को भी जीत लिया। पर जीत करके उन्होंने विजयनगर की सीमाओं को दक्षिण के प्रदेश में विस्तार करना शुरू कर दिया। जब विस्तार करने लग गए हरिहर, मेनली हरिहर उस समय चरवाहा समुदाय से थे, जिनका काम था गौपालक, गौरक्षक। बहुत सारे हिस्टोरियन ये भी कहते हैं जो आज के यादव है वो उस टाइम के हरिहर बुक्का संगम वंश उसी से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मोस्टली जो काम था वो गाय चराना, गाय पालना, ये तो आपका अहीरों का ही काम होता है। तो उन लोगों का ही मानना है कि ये अहीर लोग ही थे, यादव कुल के ही लोग थे। ये नॉर्थ इंडिया कॉन्सेप्ट है, बस साउथ इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को नहीं माना जाता है। हरिहर के हरिहर जो आपका राजा बनते हैं, है ना, और अपने शासन करने के 20 वर्षों तक उन्होंने शासन किया कंप्लीटली विजयनगर पे। मतलब कि 1336 से लेकर के 1356 तक जो कोई राजा था वो कौन था, हरिहर था। हरिहर के राज्य पर से उतरने के बाद उनका छोटा भाई बुक्का, याद रखिए, हरिहर के शासन से उतरने के बाद उनका छोटा भाई बुक्का विजयनगर साम्राज्य का शासक बनता है, ठीक है ना। और बुक्का जब शासक बनते हैं तो शासक बनने के बाद सबसे प्रथम कार्य जो आपको बुक्का के बारे में जानना जरूरी है कि बुक्का शैव धर्म को मानते थे। अब आपके दिमाग में आएगा शैव और वैष्णव, तो पहले हमने पढ़ा था कि जब भारत में सनातन धर्म की कीर्तियां खत्म हो रही थी, बहुत ज़्यादा जातिगत जात पात बढ़ गया था, भेदभाव फैल गया था, तब आदि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और बहुत ही कम अल्प आयु में ही लोगों के अंदर से जात पात के मत को हटाया और दो मत को अपनाने को कहा, एक शैव मत, एक वैष्णव मत। इसलिए यहाँ पर शैव मत का जिक्र करना जरूरी है। शैव मतलब भगवान शिव के अनुयायी और वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के अनुयायी, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बुक्का प्रथम के ही शासन काल में विजयनगर से पहली बार किसी यात्री को, किसी राजदूत को चाइना भेजा गया था, चीन भेजा गया था। जब बुक्का यहाँ के राजा थे और चीन के राजा थे
तिगोन तैमूर, तिगोन तिमूर उनका नाम था, ठीक है ना, चीन के राजा का। तो आपसे कोई सवाल पूछे कि किस विजयनगर के शासक के समय में पहली बार कोई भी इंसान भारत से चीन गया था, तो याद रखिएगा बुक्का प्रथम के टाइम पे, ठीक है ना। उन्होंने वेदों की ओर जागृति फैलाई थी, धर्मशास्त्र को लोगों को मानने को प्रेरित किया था। इसके लिए उन्होंने अपना नाम रखा था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। उन्होंने अपना नाम रखा था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। किन्होंने? बुक्का प्रथम ने अपना नाम रखा था, ठीक है ना। और हम देखेंगे कि उन्होंने और क्या किया था अपने, अब उनके भाई ने सीमा का विस्तार तो किया था स्टेट्स को जीत करके। पहले बहमनी विजयनगर की बहुत सारी सीमाओं तक आकर के फैल चुका था। बुक्का प्रथम के शासन काल के दौरान क्या होता है, उन्होंने बहमनी को धकेल करके कृष्णा नदी के उस पार तक धकेल दिया और कहा कि बहमनी का शासन कहाँ तक रहेगा, कृष्णा नदी के उस साइड तक। तो इन्होंने बॉर्डर जो बनाने का काम हुआ कृष्णा नदी पर, कि कृष्णा नदी से इधर का पूरा क्षेत्र हमारा और उधर का पूरा क्षेत्र तुम्हारा। ये कार्य किसके टाइम पे हुआ था? बुक्का प्रथम के टाइम पे हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जब हमने हरिहर देख लिया, बुक्का देख लिया, बुक्का प्रथम का जो शासन काल था वो हमारे कहा था 21 वर्षों का। तो आप ईयर वाइज अगर नोट करेंगे 56 में इनके भाई गए, 66, 76, 78, 56 से 78, ये लॉजिकली आप दिमाग लगाइएगा। 56 से 78 है ना, कौन सा 1356 से 1378 तक का जो शासन काल था वो किसका था? बुक्का प्रथम का था। और हरिहर प्रथम का 1336 से 1356, ये किसका? ये मैं 20 साल 21 साल में लिख दिया है आपको जगह का अभाव की वजह से, कि 20 साल इन्होंने शासन किया हरिहर प्रथम ने और 21 साल शासन किया बुक्का प्रथम ने, ठीक है ना। इन दोनों शासकों के बाद जो तीसरा शासक आए वो थे हरिहर द्वितीय। कौन थे? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने, अब देखिए कहावत है ना कि आपका पूर्वज अगर किसी साम्राज्य को बना देता है ना, तो आप उसके बाद शक्तिशाली हो जाते हैं। मुगलों के टाइम पे ही बाबर की पूरी जिंदगी लड़ाई कटाई में गई है ना। बाबर के बाद हुमायूं पूरा जिंदगी भागता रहा, तो हुमायूं गए, अकबर संपूर्ण राज्य, क्योंकि भी पूर्वजों ने बना करके दे दिया, और जब बना करके दे दिया तो चलाने का काम क्या होता है आगे वालों का। तो आपने वर्ड सुना होगा राजाधिराज महाराज आ रहे हैं, है ना, राजाओं के राजा। ऐसे ही हरिहर द्वितीय ने जो 1377 से लेकर के 1404 तक, ये 04 का मतलब ही है 1404 तक शासन किया। उन्होंने अपने नाम के साथ महाराजाधिराज शब्द लगाया। ये वर्ड सुनते होंगे, राजाधिराज महाराजा अकबर अलीले शान शहंशाह शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं, सुनते होंगे। तो एक राजा अगर बहुत सारे राज्य को जीत लेता है और बहुत बड़ा सम्राट बन जाता है, सम्राट बनने पर उन्होंने अपना बड़ा सा नाम रखा महाराजा धीराज, है ना। और ऐसा महाराजा धीराज बने कि इन्होंने श्रीलंका से भी टैक्स लिया। श्रीलंका कहा कि तुम मछली उछली मार के ले जाते हो, तुम्हारे आदमी मछली उछली मारते थे हमें तमिलनाडु के सीमा में, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको हमको भी टैक्स देना पड़ेगा अगर तुम्हारे मछुआरे को समुद्र में उतारना है तो ये प्रथम शासक थे जिन्होंने श्रीलंका से टैक्स ले लिया। आपकी सरकार भारत में पब्लिक टैक्स नहीं ले पाती है, और सोचो उस टाइम में कैसे होंगे शासक लोग। श्रीलंका जैसे दूसरा देश हो गया ना, श्रीलंका में दूसरा देश, तो दूसरे देश से भी टैक्स ले लिया। और ये भी किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को ही मानते थे। कौन? हरिहर द्वितीय। जब हमने अभी तक आपका हरिहर प्रथम देख लिया, बुक्का प्रथम देख लिया, है ना, फिर हमने हरिहर द्वितीय देख लिया। अब हम देखेंगे देवराय प्रथम। किसके देखेंगे? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के बारे में सबसे पहली बात जान लीजिए, आपसे एमसीक्यू पूछता है एग्जाम में कि देवराय प्रथम कौन से शासक थे। तो देवराय प्रथम वो पहले शासक थे विजयनगर साम्राज्य के जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। पहली बात याद रखिएगा, देवराय प्रथम वो पहले शासक थे जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। और देवराय प्रथम के ही शासन काल में, देवराय प्रथम के शासन काल में इटली से एक यात्री जिसका नाम था निकोल कॉन्टी, क्या नाम था? निकोल कॉन्टी, वो भारत आया था। तो याद रखिएगा वो कौन से शासक थे जिनके शासन काल में निकोल कॉन्टी भारत
आया था, तो वो होगा देवराय प्रथम, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर देवराय प्रथम के दरबार में श्रीनाथ नाम के एक तेलुगु कवि रहते थे। किस नाम के? श्रीनाथ नाम के तेलुगु कवि रहते थे। किसके किसके दरबार में? देवराय प्रथम के, है ना। और जिन्होंने हरिविलास नाम का एक बहुत ही फेमस ग्रंथ लिखा था। किन्होंने लिखा था? श्रीनाथ ने। किन्होंने लिखा था? श्रीनाथ ने। श्रीनाथ ने हरिविलास नाम का एक बहुत ही फेमस ग्रंथ लिखा था। समझ गए बात आप? तो एक बार इसको लिख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो फटाफट। हो गया? हो गया? इससे आगे बढ़े। अब देखिए, आपने कहाँ तक देख लिया? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम। अब हम देखेंगे देवराय द्वितीय के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो थे, कहा जाता है कि अगर संगम वंश के समय में, अगर संगम वंश के समय में अगर विजयनगर साम्राज्य अपनी सबसे टॉप लेयर पे पहुंचा था, संगम वंश के समय में विजयनगर साम्राज्य जब अपने टॉप पर पहुंचा था, तो वो टॉप पर पहुंचाने का चरमोत्सव, चरम पे पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? देवराय द्वितीय का। वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर राजा थे। उन्हें हाथी को मार दिया था, और हाथी को मारने की वजह से उनका नाम गजबेटका कहलाया। क्या कहलाया? गजबेटका। लोग कहते हैं उपाधि मिली थी, गजबेटका की उपाधि मिली। ये ऐसा साधा तो हाथी मार दिया, पहले बोलता बाघ मार दिया, शेर मार दिया, तो सिंह सरनेम लगता था, शेर मार दिया। अच्छा, कौन लगा लेता है ना? पहले शेर मारा, कोई बोलता अरे तो बाघ बाघ मार दिया, तो शेर मार दिया, तो बोलता गाँव घर में इसका बहुत नाम होता था। ऐसे करते करते पर्यावरण असंतुलित हो गया, तो हाथी मार दिया, बाघ मार दिया, शेर मार दिया, है ना। तो उन्होंने, उनको किस चीज की उपाधि मिली थी? गजबेटका की। किसकी मिली थी? गजबेटका की उपाधि मिली। किस वजह से? उन्होंने हाथी का शिकार किया था। किस शिकार किया था? हाथी का शिकार, है ना। और आप याद रखिएगा कि जो देवराय द्वितीय थे, उनका एक और नाम था इम्मादी देवराय। क्या नाम था? इम्मादी देवराय या प्रौढ़ देवराय। क्या नाम था? प्रौढ़ देवराय, इमादी देवराय या प्रौढ़ देवराय भी इनको कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय या इमादी देवराय, ठीक है ना। साथ में याद रखिएगा कि ये अपने आप को श्री कृष्ण के अवतार बताते थे। कौन? देवराय द्वितीय। ये खुद को कहते थे कि हम भगवान के अवतार हैं। गलती हो गया इनसे, है ना। तो श्री कृष्ण का अवतार बताते थे कौन? देवराय द्वितीय। खुद को बोलते थे कि हम ही भगवान हैं। राजा पालक, जब राजा के अंदर में आता है ना कि हम ही भगवान हो गए, सब कुछ हो गए, तो फिर समझ जाइए कि गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। और जिस तरह से कहा जाता है कि देवताओं के राजा इंद्र, तो ऐसे ही भारत के प्रजाओं के राजा हम, तो इसलिए ये अपने आप को इंद्र का भी अवतार मानते थे। इंद्र का अवतार, बाप रे बाप, कितना अवतार मानेंगे। तो इंद्र का अवतार भी अपने आप को देवराय द्वितीय मानते थे। देवराय द्वितीय के शासनकाल को इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि देवराय द्वितीय ने अपने शासनकाल में साइंस, टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, है ना, लिटरेचर, शिक्षा, इस सब चीज पर ज्यादा जोर दिया। तो जिस भी आज के भी टाइम पे जिस प्राइम मिनिस्टर का टाइम साइंस टेक्नोलॉजी को दे दिया गया होगा, बताओ जिस जमाने में लोग क्या कहते हैं कि भूत प्रेत के नाम पर लोगों को मार दिया करते थे होंगे, उस जमाने में अगर कोई अगर साइंस टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, आगे ले जा रहा है, तो उस राजा का नाम होना तो बहुत ही जरूरी है कि उस राजा का नाम तो होना भी चाहिए, ठीक है ना। इन्हीं के शासनकाल में ईरान का एक यात्री अब्दुल रज्जाक, क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? ईरान का था। ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक इन्हीं के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि किस
विजयनगर के शासक या किस संगम वंश के शासक के शासन काल में ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था? तो आप क्या बोलोगे? देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। ठीक है ना। अब अगला नाम है मल्लिकार्जुन, है ना। इनका ज्यादा कोई उपाधि नहीं था, बस उतना ज्यादा इनका डिटेलिंग यही है। बस इनका एक इम्पोर्टेंट डिटेलिंग है कि महायान नाम का जो बहुत फेमस चीनी यात्री है, महायान जो चीनी यात्री है, इनके शासनकाल में ही भारत आया था। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है ना। कौन? महायान। ठीक है ना। फिर आता है विरूपाक्ष, जिनकी हत्या कर देता है नरसिंह सालू, और फिर वो नए वंश की स्थापना करता है, सालू वंश, जो हम कल के क्लास में देखेंगे। तो हमने क्या देखा पहले कि संगम वंश जिसका शासनकाल 1336 से लेकर 1485 तक, सुलू वंश जिसका शासनकाल 1485 से 1505 तक, ठीक है ना, जिसके प्रमुख थे नरसिंह सालू। ठीक है ना। उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है नरसिंह सालू कि नरसिंह सालू ने अपने समय पे नरसा नायक मतलब सेना अध्यक्ष की प्रणाली अपनाई थी। है ना, क्या अपनाई थी? नरसा नायक सेना अध्यक्ष की प्रणाली। और बाद में उन्होंने नरसा नायक जो बनाया था, है ना, तो उसी नरसा नायक ने क्या किया कि नरसिंह सालू ने संगम वंश के आखिरी राजा विरूपाक्ष की हत्या कर दी। उस हत्या करके सत्ता पलट दिया। तो उस सत्ता पलटने की घटना को इतिहास में पहला बला पहाड़ क्रांति कहा जाता है। क्या कहता है? बला प्रहार क्रांति। पहला बला पहाड़ क्रांति मतलब क्या कि संगम वंश के आखिरी शासक विरूपाक्ष की हत्या करके सुलभ वंश की स्थापना नरसिंह सुलभ ने किया। इसको पहला बला पहाड़ क्रांति कहा जाता है इतिहास में। क्या कहा जाता है? प्रथम बला पहाड़ क्रांति, है ना। विरूपाक्ष की हत्या किसके द्वारा? नरसिंह सालू। फिर उन्होंने जो नरसा नायक बनाया सेनाध्यक्ष, बाद के वर्षों में उसने विजयनगर की पूरी शासन पद्धति अपने हाथों में ले ली और फिर इनके बेटे को भी मार दिया और मार करके एक नया वंश की स्थापना किया। उसका नाम पड़ा तुलुब वंश, जिसका शासन था 1505 से लेकर के 1570 तक। ठीक है ना। अब इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। क्या था? वीर नरसिंह। जो वीर नरसिंह कौन था? ये नरसा नायक था, जो यहाँ बनाया था किसने? नरसिंह सालू ने, है ना। और उसी नरसा नायक ने नरसिंह सालू की बेटे की हत्या कर दी। ठीक है ना। उसको कहा गया दूसरा बला पहाड़ क्रांति। पहला बला पहाड़ क्रांति कब हुआ? जब विरूपाक्ष की हत्या कर दी नरसिंह सालू ने। और दूसरा बला पहाड़ क्रांति कब हुआ? जब नरसिंह सालू के बेटे की हत्या कर दी नरसा नायक ने। ठीक है ना। वो कहलाया दूसरा बला पहाड़ क्रांति। ठीक है ना। फिर कौन आया? वीर नरसिंह। ये वीर नरसिंह कौन था? ये वीर नरसिंह इसी नरसा नायक का बेटा था। किसका बेटा था? नरसा नायक का बेटा था, जिसने क्या स्थापित किया? तुलु वंश की स्थापना की। इसी तुलु वंश जब हम पढ़ेंगे तो हमें आगे कृष्णदेव राय के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए।